नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए व्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन व्लॉग्स LKO। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दाखिल खारिज के बारे में। बहुत से लोग दाखिल खारिज जानते हैं या बहुत से लोग नहीं जानते हैं दाखिल खारिज या म्यूटेशन क्या होता है, तो इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो दाखिल खारिज मेन जो होता है वो खेती की ज़मीन जो होती है, जो ज़मीन कृषि की होती है, उसका दाखिल खारिज होता है। अगर कोई उसको ख़रीदता है, बेचता है, तो उसका दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज कैसे होता है और कितने दिन में होता है? पहले नहीं होता था दाखिल खारिज, कुछ मामलों में पहले नहीं होता था, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जो पुरानी रजिस्ट्रियां हैं, कुछ पुराने बैनामे हैं जिनका दाखिल खारिज नहीं है, और लोग आज भी मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर ये ज़मीन हमने खरीदी थी, इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है उन ज़मीनों का दाखिल खारिज, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके के हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन व्लॉग्स LKO। तो दाखिल खारिज जो मैंने आपको बताया कि खेती वाली ज़मीन का होता है, और बहुत से लोग प्लॉट भी दाखिल खारिज खरीदते हैं। तो जो खेती वाली ज़मीनें होती हैं, जो कृषि की ज़मीनें होती हैं, जिनका भू उपयोग परिवर्तन नहीं कराया जाता है, उन ज़मीनों की खरीद बिक्री होती है तो दाखिल खारिज होता है। मान लीजिए आपने किसी कोई बड़ा नंबर है जिसमें 1000 स्क्वायर फीट का, 2000 स्क्वायर फीट का या 5000 स्क्वायर फीट का आपने प्लॉट खरीद लिया है, तो उसका दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज प्लॉट अधिकतर लोग खोजते हैं। तो वो दाखिल खारिज जब होता है तो जो मूल विक्रेता होता है, जिसने आपको बिक्री की है, उस व्यक्ति की अगर वो पैतृक संपत्ति है तो वो पैतृक संपत्ति थी, उसके नाम से आपने जितना हिस्सा खरीदा है उतने हिस्से का आपको हकदार बना दिया जाएगा। दाखिल खारिज जो मेन होता है उसमें ये होता है कि विक्रेता का नाम हटा करके क्रेता का नाम दर्ज कर दिया जाता है कि इन्होंने इस तारीख को, और ये बैनामा हुआ है, ये बैनामा संख्या है, ये जिल्द संख्या है, और ये इतने एरिया का बैनामा हुआ है जिसको इन्होंने इनको बेचा है। तो उसमें से जो हिस्सा आपने खरीदा है उतने हिस्से के आप हकदार वहां पर बनेंगे। ये खतौनी आप देख सकते हैं, मैं आपको खतौनी दिखाता हूँ। ये खतौनी आप देख सकते हैं। खतौनी में इस तरीके से यहाँ पर आदेश दर्ज हो जाएगा, इनका नाम खारिज करके आपका नाम दाखिल कर दिया जा रहा है। मतलब बेचने वाले का नाम वहाँ से काट करके खरीदने वाले का नाम डाल दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है, कभी कभी आप देखेंगे बेचने वाले का भी नाम होता है और खरीदने वाले का भी नाम होता है। तो बेचने वाले ने अगर अपनी सारी जमीन आपको बेच दी है तो उसका नाम हटा करके आपका नाम आ जाएगा। फिर जब खतौनी बदलेगी, जब फसली वर्ष बदलेगा, तो वहां पर उसका नाम हट जाएगा, आप ही का नाम दिखाई पड़ेगा। हर 6 वर्ष में खतौनी बदलती है, तो खतौनी जब बदलेगी तो आपका नाम दाहिनी तरफ से बाईं तरफ आ जाएगा। आपका नाम बाईं तरफ दिखने लगेगा 6 साल में। अगर आपने जल्दी रजिस्ट्री कराई है तो आपका नाम दाहिनी तरफ, जो टिप्पणी आदेश होते हैं उनमें आपका नाम दिखाई देगा, जो आदेश होता है उसमें आपका नाम दिखाई देगा। तो उस जमीन के उतने हिस्से के आप हकदार उस दिन से हो जाते हैं जिस दिन दाखिल खारिज हो जाता है। और उस पर जो लगने वाला टैक्स या मालगुजारी होगा, या जो भी सरकार के द्वारा कर लगाया जाएगा, या जो भी होगा वो आपके द्वारा देय होगा, उसके मालिक वहाँ से आप हो जाएंगे। दाखिल खारिज वाली ज़मीन जो होती है, खेती वाली ज़मीन है, उसका दाखिल खारिज ये होगा। 143 वाली ज़मीनों का और धारा 80 वाली ज़मीनों का दाखिल खारिज नहीं होता है। और कई लोगों ने मुझसे ये प्रश्न भी किया, कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी बताया कि भाई कहीं कहीं पर दाखिल खारिज भी हो रहा है, 143 भी हो रहा है। मैंने भी ये सुना है और देखा भी है, लेकिन ये विधिक नहीं है। जो लोग कर रहे हैं और जो अधिकारी कर देते हैं, वो कैसे कर देते हैं वही बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये रही कि आप अगर पैसे खर्च करते हैं तो पैसे खर्च करके तो कोई कुछ भी कर लेता है, कुछ भी हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है मेरे लिए। तो दाखिल खारिज जो होता है वो 35 दिन बाद होता है। अब जब आप रजिस्ट्री करा लेते हैं, किसी ज़मीन की आपने रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री कराने के बाद में 35 दिन बाद दाखिल खारिज होता है, जिसमें एक नोटिस बनती है। और वो नोटिस बनने के बाद में जो बेचने वाला है और जो उस ज़मीन में सह खातेदार हैं, ये नियम मैं बता रहा हूँ। अधिकतर नोटिस जो होती है वो पहुँचती नहीं है, या लोग पहले ही उसको मैनेज कर लेते हैं। तहसील से एक आदमी जाता है लेकर के। बता रहा हूँ प्रक्रिया जो होती है वो आप समझ लीजिए। जब
बैनामा होता है और आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं। अब ऑनलाइन भी आवेदन होता है, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन आवेदन होता है। उसका एक नोटिस तामील होती है, जो जितने भी खातेदार होंगे उस ज़मीन में उनको वो भेजा जाता है कि भाई यह ज़मीन फला व्यक्ति ने, जो आपका ये खातेदार है या आप सेपरेट खातेदार हैं, तो आपको भी वो मिलेगा कि यह ज़मीन आपके नाम से इतना हिस्सा, आपका नाम खारिज करके इनका नाम दाखिल किया जा रहा है, यहाँ से आपका मालिकाना हक इतने पैसे इतनी ज़मीन से या इतने हिस्से से ख़त्म किया जा रहा है और इनका किया जा रहा है। अगर इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई आपत्ति है तो आप तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, और अगर आपत्ति दर्ज कराएंगे तो वहाँ पर दाखिल खारिज पर रोक लग जाती है। होता क्या है, कभी कभी मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदी, किसी ने प्लॉट खरीदा या ज़मीन खरीदी, और उसके बाद में जो लेन देन होता है, लेन देन आपका प्रॉपर नहीं हो पाया। रजिस्ट्री में तो आपने लिखा दिया कि भाई इतने का हमने खरीदा और इतने का बेचा, आपने कोई चेक दिया है या आपने चेक डाल के भी लोग रजिस्ट्री करते हैं, चेक डाल दिया है और वो बाद में चेक बाउंस हो गया या आप पैसा नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो लोग उसमें भी रोक लगा देते हैं, तो दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। तो अगर कोई वहाँ पर जा कर के आपत्ति नहीं दर्ज कराता है तो फिर आपको जो तारीख मिलेगी, तारीख मिलती है, उस तारीख पर आपको अपनी रजिस्ट्री की बैनामे की मूल प्रति ले जा करके पेश करनी होगी आपके अधिवक्ता के साथ में कि हाँ भाई ये बैनामा हमने करा है, उसकी ये मूल प्रति है और इसकी छाया प्रति आपके यहाँ रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा है और इसका मैं हकदार हूँ और ये मेरे नाम दाखिल खारिज किया जाए। तो वह ज़मीन का नाम आपके नाम दाखिल खारिज हो जाता है उस संपत्ति का, और उसके आप मालिकाना हक आपको पूरा प्राप्त हो जाता है। और दाखिल खारिज बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको करा लेनी चाहिए। अगर आपने इस तरीके की ज़मीन खरीदी है तो आपको दाखिल खारिज करा लेनी चाहिए। खैर, जो ये प्रक्रिया है ये अधिकतर जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं वो पूरी कर लेते हैं, आपको इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है। उनकी फ़ीस आपको समय से दे देनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि अधिवक्ता की फ़ीस में ही कटौती करने लगते हैं, तो अधिवक्ता की आपको फ़ीस पूरी देनी चाहिए और उनको चाय पानी भी कराना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। तो दाखिल खारिज की ये प्रक्रिया है। इसके बाद में ज़मीन का आपका पूरा मालिकाना हक आपको मिल जाता है, आपको सारे अधिकार वही प्राप्त हो जाते हैं जो आपके विक्रेता को प्राप्त थे, वो सारे अधिकार क्रेता को प्राप्त हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भाई 30 साल पहले 20 साल पहले हमारे पिताजी ने ये ज़मीन खरीदी थी और ये दाखिल खारिज नहीं है, और या प्लॉट आपने खरीदा था तो वो दाखिल खारिज नहीं है। पहले दाखिल खारिज की व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि अगर आप पूरा नंबर खरीदते, जैसे कोई एक नंबर था, कोई एक संपत्ति है या कोई खसरा नंबर है 6 है, जिस उसमें जितना भी रकबा है, अगर आपने उस पूरे रकबे की रजिस्ट्री उनसे करा ली है, पूरा खरीद लिया है, तो ही वो दाखिल खारिज होता था। अगर आपने उसमें से कुछ अंश खरीदा था, कुछ हिस्सा खरीदा था, वो दाखिल खारिज नहीं होता था, वो केवल रजिस्ट्री की प्रति रहती थी और उसी से आपका मालिकाना हक होता था। और कभी कभी मान लीजिए रजिस्ट्री की प्रति खो गई या मिस हो गई तो उसमें आपके पास कोई सबूत नहीं रहता था कि ये आपने रजिस्ट्री कराई है या आपने खरीदा है। तो उस समय उस तरीके में कई लोग बेईमानी भी कर लेते थे और टेम्परिंग भी हो जाती थी, और जो तहसील कार्यालय है वहाँ से किसी तरीके से उन्होंने दस्तावेज गायब करा दिए या कुछ करा दिया, तो वो तब संभव होता था, तब गड़बड़ियाँ हो जाती थी। अभी क्या है, अभी ऑनलाइन सारा सिस्टम है, आप कल रजिस्ट्री करा के आए हैं तो आज देख सकते हैं कि आपने ये रजिस्ट्री कराई है, लेकिन पहले रजिस्टर में होता था तो इस तरीके की व्यवस्थाएं थी कि लोग गड़बड़ कर सकते थे और गड़बड़ कर देते थे। अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चित मामला था कि एक बड़े अधिकारी ने अपने रसूख का फ़ायदा उठाने के बाद में बहुत सी संपत्तियों की खरीद बिक्री में घोटाला और गड़बड़ी की थी, जिसमें मूल खातेदार जो थे, मूल जो लोग थे वो कहीं और चले गए या उनकी मृत्यु हो गई और उन ज़मीनों पर उन्होंने अपना हक जमा दिया, अपने लोगों को मालिक बना दिया। तो खैर उनके साथ सरकार ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की और अभी उन दस्तावेज़ों को सुधारा जा रहा है, ये काम चल रहा है। फिर मुलायम सिंह जी की सरकार थी, वो समय डेट मुझे याद नहीं है, मुलायम सिंह जी की सरकार थी। मुलायम जी की सरकार में एक राजस्व संहिता में नया बदलाव किया गया, एक जो जिसमें चक तोड़ नियम लागू किया गया। चक तोड़ नियम जब लागू हुआ तो उसके बाद में दाखिल खारिज होना शुरू हो गया। जो छोटे छोटे टुकड़े आज आप लोग किसी संपत्ति के खरीदते हैं 2000, 4000, 500, 600 स्क्वायर फीट उसकी
रजिस्ट्री होती है, फिर दाखिल खारिज होता है, तो वो उसी नियम के तहत होता है। ये माननीय मुलायम सिंह जी की देन थी, उन्होंने अपने सरकार में ये व्यवस्था लागू की थी, फिर दाखिल खारिज होने लगा। उसके पहले का दाखिल खारिज नहीं होता था, लेकिन उस समय का जब दाखिल खारिज नहीं होता था तब भी प्लाट बिकते थे, और लोग प्लाट कैसे खरीदते थे और कैसे मालिक थे, इस पे भी मैं आपसे बात करूंगा। तो उस समय क्या होता था, शहरों में आवास समितियां बनती थी जो आवास विकास में रजिस्टर्ड होती थी, और उन आवास समितियों में लोग सदस्य बनते थे। 100 रुपये 50 रुपये की एक फीस होती थी, उनमें लोग सदस्य बनते थे, और वो सदस्य बनने के बाद में वह समिति किसी जमीन का खरीद करती थी, जिसे पूरा पूरा नंबर है, उसने खरीद लिया समिति ने, वह समिति अपने सदस्यों को जमीन बेचती थी, और स्टाम्प पेपर पर, जो उस समय स्टाम्प लागू था, उस स्टाम्प पेपर पर लिख करके रजिस्ट्री कर देती थी कि ये प्लॉट नंबर इतने बाय इतने या इतना एरिया ये इनको दिया जाता है, ये हमारे सदस्य हैं, तो इसको बगैर किसी फायदे के या जो जो लिखते थे तमाम सारी चीज़ें कि ये इनको मालिकाना हक दिया जाता है, तो वो उसी पर मालिक हो जाते थे, उसका दाखिल खारिज नहीं होता था। उसके बाद में बहुत से लोग, उसमें भी गड़बड़ करने वाले तो हर जगह होते हैं, गड़बड़ी लोगों ने की। मान लीजिए एक पेपर आपको बना के दे दिया, एक पेपर उनको बना के दे दिया, उसके बाद में जब चक तोड़ का नियम लागू हुआ, फिर वो व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो गई, आवास समितियों वाला काम धीरे धीरे खत्म हो गया, कुछ चल रही हैं अभी। तो उसके बाद में लोग डायरेक्ट खरीदते थे और डायरेक्ट दाखिल खारिज करा लेते थे, और वही व्यवस्था आज चल रही है, दाखिल खारिज लोग करा लेते हैं। लेकिन उन जमीनों का भी दाखिल खारिज का सरकार ने 2016 में एक मौका दिया, और पेपर में ये गजट किया गया कि भाई उस समय उस तरीके की जिन लोगों ने संपत्तियां खरीदी थी और वो अपने नाम दाखिल खारिज कराना चाहते हैं या सरकारी अभिलेखों में और आगे नाम अपना दर्ज कराना चाहते हैं, तो वह सर्किल रेट का 2% सरकारी खजाने में जमा करें और उसकी रसीद के साथ में दाखिल खारिज करा सकते हैं। तो उस समय जिन लोगों को जानकारी हुई उन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और दाखिल खारिज करा लिया। 2016 के बाद में अभी तक सरकार ने दोबारा इस चीज़ का आदेश नहीं किया है, और बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग ठगी का भी शिकार हो रहे हैं। तो सरकार अगर दोबारा इस पर विचार करे, 2 या 3% लगाए, तो लोग खुशी खुशी दे देंगे। अधिकतर वो सारी ज़मीनें अब नगर पालिका नगर निगम के अंदर आ चुकी हैं, तो लोगों के पास वहाँ का मालिकाना हक दिखाने के लिए अब हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन तब भी अगर खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो बैंक सिस्टम में दिक्कत आती है। रजिस्ट्रियाँ वो बैंकें कायदे से उसको नहीं मानती हैं और लोन लेने में दिक्कत आती है, और इस तरीके की जो बसाई गई कॉलोनियाँ थी, सबसे बड़ी बात यह है वो सारी अवैध कॉलोनियों की गिनती में आती हैं, और अधिकतर बैंकों ने उन कॉलोनियों को ब्लैक लिस्ट कर रखा है, वहाँ पर लोन नहीं करते हैं। जैसे लखनऊ में आप उदाहरण ले लीजिए, सबसे बड़ी आपकी खदरा और फैजुल्लागंज कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पर अधिकतर बैंक फाइनेंस नहीं करती हैं। इन कॉलोनियों को उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर रखा है। त्रिवेणी नगर है और आपका खदरा है, ये सब इसी आवास समितियों की तरफ से ही बसाई गई कॉलोनियाँ थी, और जितनी भी आवास समितियों की और बहुत सी कॉलोनियाँ हैं, बहुत सी ज़मीनें हैं, उनमें आज भी लड़ाई झगड़ा और मुकदमा बाजी चल रही है मालिकाना हक को लेकर के। तो आपका भी अगर इस तरीके का कोई संबंध है या कहीं कोई मामला फंसा हुआ है तो आप मुझसे बता सकते हैं और इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।